नमस्कार। मैं हूं मनोहर मनोज। पुनः कार्यक्रम सत्य असत्य और अर्धसत्य में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अभी देश के करीब 3 राज्यों में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की महाविजय पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की मजबूत राजनीति के आगे देश के सारे विपक्षी दल एक तरह से धराशायी हो चुके हैं। दोस्तों, हम ये कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से 3 राज्यों के ये परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गए और उससे पहले जो राजनीतिक पंडितों के द्वारा कयासबाजी लगाई जा रही थी, जो एग्जिट पोल आया उसमें ये बताया गया कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को विजय मिलेगी, लेकिन तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी को विजय मिलेगी। दोस्तों, लेकिन कल का जो चुनाव परिणाम आया उसने भली भांति इस बात को रेखांकित किया कि भारत की राजनीति में अभी पिछले 1 दशक से जो दौर चल रहा है वह बिल्कुल लंबे समय तक शासित रहने वाली और देश की सबसे पुरानी पार्टी के कांग्रेस के ये पराभव का काल है और दक्षिणपंथी भारतीय जनता पार्टी के आविर्भाव का काल है। और ये एक ऐसा काल है जिसमें भारत के निजाम ने, भारत के राज्य शासन व्यवस्था ने न केवल अंतर्राष्ट्रीय फलक पर, न केवल राष्ट्रीय फलक पर, बल्कि तमाम विकास के फलक पर यह अपने तमाम विपक्षियों को पटकनी देते हुए जो है अपना इसका विजय रथ आगे बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, कल का जो चुनाव परिणाम आया है वह अपने भारतीय राजनीति के बड़े ही एक तरह से महत्वपूर्ण परिवर्तन की तरफ इशारा कर रहा है। हम ये बार बार कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी एक निर्णायक नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का। पिछले 1 दशक में अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। भारतीय जनता के पार्टी के पास एक तरह से जबरदस्त चुनाव की मशीन है जो अपने सामने भारत के तमाम विपक्षी दलों को, राजनेताओं को और तमाम पार्टियों के मुद्दों को धराशायी कर रही है। दोस्तों, अभी ये 4-5 राज्यों के जो चुनाव हुए उस समय देश की राजनीतिक फिजा पर एक इंडिया नामक एक पॉलिटिकल अलाइनमेंट का उदय हो चुका था। कहीं ना कहीं इस इंडिया अलाइनमेंट की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी, जो विपक्ष की जो है सबसे प्रमुख पार्टी है फिलहाल, उसके नेतृत्व में ये सारी एक तरह से राजनीतिक समागम का जो है एक तरह से काम हो रहा था। करीब 3-4 इनकी बैठकें हुई, देश के तमाम 2 दर्जन राजनीतिक दलों का समागम हुआ, लेकिन कुल मिलाकर के अभी इसे कंसोलिडेट जब करना था तो उस समय इन 4 राज्यों में कांग्रेस ने एकला चलोरे की नीति अपनाई और उन्होंने ये साफ साफ कह दिया कि इन राज्यों में उनका एक तरफा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से है और वह इंडिया के अन्य धड़ों का साथ इस चुनाव में नहीं लेना चाहेंगे। लेकिन जिस तरीके से अलग अलग मुद्दों पर ये चुनाव लड़े गए, मध्य प्रदेश में कहीं न कहीं एंटी इनकम्बेंसी इस बार ज्यादा प्रबल दिखाई दे रही थी। राजस्थान में जहां हर बार सत्ता का निजाम बदल जाता है, लेकिन अशोक गहलोत ने पिछले 6 महीने में ताबड़तोड़ जो लोक कल्याण योजनाओं का जो लगातार राजस्थान में घोषणा की, अपने उनके मुख्य प्रतिद्वंदी सचिन पायलट के खेमे के साथ युद्ध विराम हुआ, तो ये लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी अपने राज्य शासन व्यवस्था को दोहरा देगी। और छत्तीसगढ़ के बारे में तो किसी भी पॉलिटिकल पंडित का यह अनुमान नहीं था कि वहां पर कांग्रेस पार्टी की हार होने जा रही है। और तेलंगाना में जहां की जो कि राज्य अलग राज्य के जो निर्माण करने का जो है प्रमुख जिन्होंने आंदोलन किया, जिसके अगुवा रहे चंद्रशेखर राव की तेलंगाना राष्ट्र समिति, जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर भारत राष्ट्र समिति का भी गठन कर दिया था, जो तेलंगाना में किसानों से लेकर के तमाम विकास और औद्योगिक आधारशिला को लेकर उनके बड़े ही कन्विंसिंग इश्तेहार आ रहे थे, जिस राज्य की जीडीपी भी लगातार बढ़ रही थी। अचानक उनका जनता से डिस्कनेक्शन हुआ, अचानक उनका कार्यकर्ताओं से डिस्कनेक्शन हुआ और भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी की जो यात्रा केरल और कर्नाटक होते हुए जब तेलंगाना आई तो उन्हें अपार जनसमूह का समर्थन मिला। तो उसके बाद से वहां की राजनीतिक फिजा बदल गई और कांग्रेस पार्टी को, जो कि एग्जिट पोल में भी कहा गया, वहां पर भारी विजय प्राप्त हुई। लेकिन कल के चुनाव परिणाम से ये बात भली भांति दृष्टिगोचर होता है कि अभी नरेंद्र मोदी और अमित शाह के
संयुक्त नेतृत्व में चल रही भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ और अश्वमेध का यज्ञ का घोड़ा वो लगातार न केवल बढ़ता जा रहा है, बल्कि अलग अलग समय पर अलग अलग मुद्दों पर और अलग अलग निर्णायक फैसलों के जरिए उनकी राजनीति सारे विपक्षी दलों को चारों खाने चित्त कर दे रही है। अभी अभी देश में जातीय जनगणना का एक बड़ी फिजा बनाई गई और ये हम कहना चाहेंगे कि आजादी के बाद से ही भारत का लोकतंत्र दरअसल जातीय लोकतंत्र में तब्दील हो गया था और देश के सांप्रदायिक विभाजन के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो एक तरफ हिंदू धर्म जो जातियों में विखंडित था उन्हें एक तरह से संगठित करने का बीड़ा उठाया था, तो दूसरी तरफ देश के सांप्रदायिक विभाजन के बाद कहीं न कहीं हिंदुओं की अस्मिता का सवाल उठाकर एक अपना पॉलिटिकल प्लेयर जनसंघ के रूप में जो खड़ा किया, उस जनसंघ को अपने शुरुआती 3 दशक में भारतीय लोकतंत्र में जनता का समर्थन मिलने से रहा। लेकिन उसके बाद जब जनता पार्टी की सरकार 77 में बनती है, जनसंघ उसका भागीदार बनता है, फिर जनता पार्टी विखंडित होती है और जनसंघ फिर विलग होकर भारतीय जनता पार्टी के रूप में एक नई पाली का आगाज भारतीय राजनीति में करता है। तो 1980 के बाद से पिछले 44 सालों में भारतीय जनता पार्टी का लगातार और निरंतर विस्तार हुआ। जहां 1984 के इंदिरा गांधी के हत्या के बाद सहानुभूति की लहर में भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल 2 सीटों पर चली आती है, लेकिन उसके बाद आडवाणी के एक विशाल और एक बड़े ही क्लैरिटी वाले थॉट वाले नेतृत्व से भारतीय जनता पार्टी का जो विस्तार होता चला गया वो लगातार होता चला गया। यह बात अलग है कि भारतीय लोकतंत्र की परिपाटी में 2004 में लोक लुभावन के पैकेज नहीं होने की वजह से भारतीय जनता पार्टी का एक सफल शासन हार जाता है और उसके बाद पुनः कांग्रेस पहली बार गठबंधन कर एक बड़े समागम में यूपीए के रूप में आती है और फिर पॉपुलिज्म और तमाम लोक लुभावन जो भारतीय लोकतंत्र की रीति नीति है कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, पॉपुलिज्म की पॉलिटिक्स, इंस्टिगेटिव पॉलिटिक्स, डायनेस्टी पॉलिटिक्स, इन चारों पांचों का कॉकटेल कही जाने वाली कांग्रेस पार्टी 2014 में शासनारूढ़ रहती है। फिर भारतीय जनता पार्टी का पूरा चाल, चेहरा और चरित्र बदलता है। नरेंद्र मोदी आते हैं, फ्रंट से लीडरशिप देते हैं जिनकी राजनीतिक शैली से कई लोगों को यह नागवार लगता है कि वह एक डिक्टेटरशिप की राजनीति करने वाले, वन मैन शो करने वाले और बड़ा ही एक तरह से कॉम्युनल और इंस्टिगेटिव पॉलिटिक्स को खुल करके करने वाले एक नेता के रूप में जो गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में लगातार सफल रहे, वह देश की राजनीति में भी भारतीय जनता पार्टी को शीर्ष पर ले जाते हैं। 2019 के चुनाव में थोड़ी सी डामाडोल स्थिति होती है। भारतीय जनता पार्टी कुछ अलग लोक लुभावन घोषणाओं से किसान सम्मान, मजदूरों को पेंशन, आयकर की सीमा को बढ़ाना और फिर बालाकोट में हमले के बाद से भारत का जवाबी पलटवार, इन चारों पांचों घटनाओं ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी को पुनः विजय रथ पर सवार करती है। 2019 में दूसरी बार सरकार बनाती है और दूसरे टर्म में भारतीय जनता पार्टी भारतीय लोकतंत्र की परंपरा और मर्यादा को ताक पर रखकर किसी भी सौम्यता, शालीनता से बिल्कुल अपने को विलग कर बिल्कुल एक एग्रेसिव पॉलिटिक्स करती है। अपने मूल एजेंडे पर सबसे पहले काम करती है। धारा 370 को बड़ी सफलतापूर्वक हटाती है। राम मंदिर को न्यायिक प्रक्रियाओं से गुजारते हुए उसे निर्माण करने की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करती है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के भी मुद्दे को लाती है और बार बार सोशल मीडिया के जरिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक तरफ देश में तूती बोलता है, वही नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय फलक पर भी भारत की प्रतिष्ठा को, भारत की ठसक को, भारत की एक तरह से भूमिका को बड़े ही मजबूती से स्पष्ट करते हैं। चाहे रूस यूक्रेन वॉर हो, G20 की समिट हो या अलग अलग तरीके से गल्फ की कंट्री से समर्थन लेना हो, इजराइल और हमास का युद्ध हो और जलवायु और तमाम अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भारत की पहल हो, चाइना के तमाम विस्तारवादी नीति को बड़े ही डिप्लोमेटिक तरीके से और पेशेंस के जरिए उसके साथ डील करना हो, अमेरिका के साथ बिल्कुल बराबरी का संबंध बनाना हो और कोविड के 3-4 साल और नोटबंदी उससे पहले उससे बड़े ही पेशेंसली उस अर्थव्यवस्था के मार्ग को सफर करते हुए 2022 और 23 में भारतीय अर्थव्यवस्था को बड़े ही उच्च स्तर के विकास दर को ले जाते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व के फलक पर छठी, पांचवी, चौथी और तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने की तैयारी करते हैं
और कुल मिलाकर के भारत राष्ट्र राज्य का न केवल देश के स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक महाअभ्युदय होता है। इतना ही नहीं, भारत जो अलगाववाद आतंकवाद से लगातार पीड़ित रहा, आजादी के टाइम में अलगाववाद का सामना करना पड़ा, सांप्रदायिक विखंडन हुआ, फिर आजादी के बाद अलग अलग तरीकों से कभी सिख संप्रदायवाद, कभी इस्लामिक संप्रदायवाद, कभी कश्मीर, कभी पंजाब, कभी देश के अनेकानेक हिस्सों में आतंकवाद की वारदात, लेकिन उस पर कहीं ना कहीं काबू पाते हुए आज न केवल देश को फुल प्रूफ आंतरिक सुरक्षा दी जाती है, बल्कि भारत विरोधी वो तमाम फोर्सेस, चाहे वो खालिस्तान के हों, चाहे वो कश्मीर के हों, या अलग अलग तरीके की अलगाववाद जिसको मुख्य रूप से शरण पाकिस्तान में मिलती है, जिसको कहीं ना कहीं सिख मिलिटेंसी को समर्थन कहीं ना कहीं इंग्लैंड, कनाडा और अमेरिका जैसे देशों में मिलती है, भारत देश का एक ऐसा नया चाल, चेहरा और चरित्र अब नए रूप में आया है जिसे भारत का शासक एक तरह से व्यक्त नहीं करता, खुले रूप से घोषित नहीं करता, लेकिन अघोषित रूप से भारत की इंटेलिजेंस एजेंसियां अपने तमाम अलगाववादी विरोधियों को और आतंकवादियों को पाकिस्तान, कनाडा में भी घुस करके उनको एक तरह से कहीं ना कहीं अघोषित रूप से उनकी हत्या करवाती है और उनकी कहीं ना कहीं एक तरह से ये मैसेज देती है कि भारत के अलगाववादियों की खैर नहीं। जिस तरीके से अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA अमेरिका विरोधियों को विदेशों में अपने अपने तरीकों से अलग अलग साजिश करके कत्ल करवाती है, आज कहीं ना कहीं भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी भी अब वह काम कारनामा दिखा रही है। जैसे कि हम पाकिस्तान में पिछले 2 साल से लगातार देखते हैं कि कश्मीरी अलगाववादी और भारत के खिलाफ अघोषित युद्ध करने वालों को चुन चुन करके उनके विरोधियों के द्वारा शूट आउट करवाया जा रहा है। खालिस्तान कमांडो फोर्स के आतंकवादियों को कनाडा और अमेरिका में एक तरह से उनको शूट आउट करवाया गया। तो कहीं ना कहीं भारत राज्य का एक विश्व के फलक पर एक महाशक्ति के रूप में अभ्युदय हो रहा है और कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी उसके सूत्रधार बने हैं। लेकिन हम एक विश्लेषक के रूप में अगर ईमानदार वो करें, ऑब्जर्वेशन करें, तो हमें लगता है कि नरेंद्र मोदी ने, यह ठीक है कि कुछ कुछ मुख्य फलक पर बड़े ही त्वरित और बड़े ही ठोस निर्णय लिए, प्रोएक्टिव गवर्नमेंट थी, लेकिन कहीं ना कहीं लोकतंत्र के पैमाने पर हमने यह भी देखा कि भारतीय जनता पार्टी अब एक वन मैन शो की पार्टी बन चुकी है। नेतृत्व डिक्टेटरशिप को अपना चुका है। कहीं ना कहीं भारत की समाज व्यवस्था और भारत की सार्वजनिक व्यवस्था की एक कमी है कि जब तक कोई वन मैन शो और एक डिक्टेटर और एक अधिनायकवादी तरीके से कोई शासक नहीं आता है तो चीजें अनुशासित तरीके से नहीं चलती, रिजल्ट नहीं आते और अलग अलग तरीके के असंतोष के स्वर जो है नहीं उभरते। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का मौजूदा नेतृत्व एक तरह से कहीं ना कहीं एक मैसेज दे रहा है कि यहाँ पर किसी भी तरीके की लोकतांत्रिक एक तरह से सुगबुगाहट की, डिसेंट की, असंतोष की एक तरह से गुंजाइश नहीं है और उच्चस्थ नेतृत्व के सब बातों को शासन के स्तर पर और पार्टी के स्तर पर ये मानना होगा। कहीं ना कहीं भारतीय लोकतंत्र के लिए थोड़ा सा ये इम्प्रॉपर स्थिति बनी है, अभूतपूर्व और अप्रत्याशित स्थिति बनी है जब हम इस तरीके का नजारा देख रहे हैं। लेकिन परिणाम की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी लगातार सफल हो रही है, चाहे केंद्र में हो, राज्यों में हो, और कहीं ना कहीं बृहद पैमाने पर कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी का मैनेजमेंट किसी भी तरीके के असंतोष के सुर को अलग अलग तरीके से समाप्त कर रहा है। जैसे कि हम महंगाई की बात करें तो इस सरकार ने पड़ोसी राज्यों की तुलना में अपने देश में महंगाई को नियंत्रित रखा है। बेरोजगारी में यह ठीक है कि सरकार से अब नौकरियां उतनी नहीं दी जा रही हैं, लेकिन स्टार्टअप के जरिए, अलग अलग बिजनेस के जरिए, अलग अलग इकोनॉमिक ग्रोथ के बहाने रोजगारों को अंजाम दिया जा रहा है। और कुल मिलाकर के जो अलग अलग जो चुनौतियां नरेंद्र मोदी के सामने आई हैं, जैसे कि अभी जातीय जनगणना के बहाने वोट बैंक को विखंडित करने और सांप्रदायिक राजनीति को जातीय राजनीति से जवाब देने की एक जो बड़ी कारगुजारी विपक्ष के द्वारा की जा रही थी, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने उस कारगुजारी को अभी वर्तमान चुनावों के जरिए ध्वस्त करने का काम किया है। कहीं ना कहीं एक जातिवाद के बहाने, जातिवाद की राजनीति के बहाने जो पहली बार 1991 में सांप्रदायिक राजनीति का आगमन हुआ, आज सांप्रदायिक राजनीति का एक दौर अब तक चल रहा है और नरेंद्र मोदी ने उसे और मजबूती प्रदान की है। लेकिन अगर हम गवर्नेंस की बात करें तो हमें लगता है कि नरेंद्र मोदी का शासन और भारतीय जनता पार्टी की तमाम सरकारें जितनी मजबूती से राजनीति कर रही हैं, जितनी पॉलिटिक्स उनकी स्ट्रांग है,
जी विपक्षी दलों के तमाम मंसूबों पर वो पानी फेर देती हैं, उन्हें पटकनी देती हैं, चाहे वो जनता के समर्थन के हिसाब से हो, चाहे चुनावों के रिजल्ट के हिसाब से हो। गवर्नेंस के स्तर पर अब उस तरीके से अभी यह मौजूदा निजाम प्रदर्शन नहीं कर पाया है, और उन्हें लगता है कि जब तक जनता से असंतोष नहीं मिलेगा, जनता से उन्हें कहीं ना कहीं इस बात की डिमांड मजबूती से नहीं की जाएगी कि आपको गुड गवर्नेंस के पैमाने पर भी कंपैरेटिव तरीके से आप अच्छे हो सकते हैं, लेकिन एब्सोल्यूट तरीके से अभी भी व्यवस्था परिवर्तन का सवाल मुंबाए खड़ा है। चाहे वो पुलिस रिफॉर्म हो, जुडिशियल रिफॉर्म हो, ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म हो, मीडिया रिफॉर्म हो, करप्शन की बात जरूर की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें पॉलिटिकल वेंडेटा का स्वर गूंजा हुआ है। जितनी एंटी करप्शन और एंटी करप्शन एजेंसीज हैं, या जितने अलग अलग जो एक तरह से इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, कहीं ना कहीं वो भारत की राज व्यवस्था के अनुदेश के तहत टारगेटेड रूप से अपना काम कर रही हैं, और भारत सरकार बड़े अच्छे तरीके से ये मैसेज देने में कामयाब हो जा रही है कि भ्रष्टाचार केवल विपक्षी दल करते हैं, सरकार के जो तमाम जो इदारे हैं वह भ्रष्टाचार में संलग्न नहीं है, क्योंकि अब तक भ्रष्टाचार की एजेंसियों ने तमाम सरकारी अफसरों, तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पकड़ने का काम नहीं किया है। तो कुल मिलाकर के भ्रष्टाचार पर एक सर्वांग जो एक्शन होना चाहिए वो नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म के मामले में भी यह सरकार अभी उस तरीके से मैसेज नहीं दे पाई है। अभी गुजरात जिस पार्टी का सबसे बड़ा मॉडल स्टेट कहा जा रहा था, अभी मैं कुछ दिन पहले ही इस पर वीडियो बनाया कि गुजरात के तमाम शहरों में सड़कें खराब मिली, नालियां बजबजाती मिली, गंदगी के ढेर मिले, प्लास्टिक के कचरे मिले, जबकि गुजरात उनका सबसे डेवलप्ड और सबसे मॉडल स्टेट है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या तमाम प्रदेशों में निश्चित रूप से काम कर रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि इन राज्यों की पुलिस बिल्कुल ईमानदार है, इन राज्यों के अफसर बिल्कुल घूस नहीं लेते, इन राज्यों में कानून व्यवस्था बिल्कुल चाक चौबंद है, ऐसा भी हम दावा नहीं कर सकते। तो कुल मिलाकर के भारतीय डेमोक्रेसी इवॉल्व हो, ज्यादा कॉम्पिटिटिव डेमोक्रेसी हो, डायनेस्टी जैसे फैक्टर के खिलाफ अगर पब्लिक ओपिनियन बना है तो बड़ा ही अच्छा बना है, करप्शन के खिलाफ ओपिनियन बना जाए, और इसके अलावा जो भारतीय जनता पार्टी को जो चुनावों में सबसे ज्यादा चंदे मिल रहे हैं वह भी जो है कहीं ना कहीं एक तरह से हमें चिंता व्यक्त करने के लिए बाध्य करता है। लोकतंत्र के तमाम इदारे, चाहे वो मीडिया हो, न्यायपालिका हो, चुनाव आयोग हो, सूचना आयोग हो, सिविल सोसाइटी हो, एनजीओ हो, उनको उस तरीके से मुखर अभिव्यक्ति करने का मौका नरेंद्र मोदी के शासन में नहीं मिल रहा है। मीडिया दो धड़े में बच चुका है, मीडिया कहीं ना कहीं पंगु हो चुका है। तो ये सारे ऐसे सवालात हैं, चाहे वो गुड गवर्नेंस को हो, डेमोक्रेसी के हो, कॉन्स्टिट्यूशन के और ज्यादा बेहतर इंप्लीमेंटेशन को हो, तो उन मामलों में अभी भारतीय जनता पार्टी को अभी बहुत कुछ प्रूफ करना होगा। बाकी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के मामले में ये जाति बनाम संप्रदाय की राजनीति का पूरा टग ऑफ वॉर चल रहा है। रह गया डायनेस्टी पॉलिटिक्स के खिलाफ एक अच्छा माहौल बना है, अपीजमेंट पॉलिटिक्स के खिलाफ एक अच्छा माहौल बना है, जो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन हमें यह देखना होगा कि ट्रू सेकुलरिज्म, ट्रू गुड गवर्नेंस के मानकों पर भारत के लोकतंत्र में आने वाले दिनों में ज्यादा बेहतर प्रतियोगिता हो तो बड़ी अच्छी बात होगी। और अंत में मैं भारत के मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की बात करूंगा, और उस कांग्रेस के जो मुख्य कर्ता धर्ता है, जो एक तरह से जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष न होते हुए भी कांग्रेस पार्टी केवल उन्हें अपने निगाह के केंद्र में रखती है, राहुल गांधी। तो राहुल गांधी ने चुनाव के दौरान ही अहमदाबाद में विश्व कप की हार के दौरान नरेंद्र मोदी को पनौती की संज्ञा दे दी, जिसका मतलब है कि वह एक बोझ है, कहीं ना कहीं अपशकुन है हमारे देश के लिए, और उसका बड़ा ही बताया जाता है कि उल्टा असर पड़ा और चुनाव में लोगों ने कांग्रेस का बायकॉट किया। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी को हम पिछले 15-20 सालों से मैं उनको देख रहा हूं, कहीं ना कहीं वो अपने मां से विलग एक तरह से गैर राजनीतिक शैली के व्यक्ति थे। पहले उन्होंने एक्टिविज्म की राजनीति की, किसानों और मजदूरों के सवाल को उठाया, बड़े ही एक उदार और एक नॉन टिकलिस किस्म के वो व्यक्ति थे। लेकिन जब 2014 के बाद जब उन पर यह दबाव पड़ा कि उन्हें मां की विरासत को आगे ले जाना है और कांग्रेस पार्टी को भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की एक बड़ी चुनौती का सामना करना है, तो राहुल गांधी अचानक अपनी राजनीतिक शैली बदल चुके थे
और उन्होंने एक नए राजनीतिक नेता के रूप में अभ्युदय हो चुके अरविंद केजरीवाल का नकल करना शुरू किया और उसी तरीके के अनाप शनाप बयान देने, और कुल मिलाकर के राहुल गांधी को अब ये लगता है कि एक भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जैसे माइटी पार्टी और माइटी शख्सियत के सामने उनकी दाल नहीं गलने वाली है। तो केवल अब इस बात के लिए चिंतित है, वह कांग्रेस पार्टी के विजय के लिए चिंतित नहीं है, वह केवल इस बात के लिए चिंतित है कि भारतीय राजनीति का आकाश में अगर नरेंद्र मोदी के सामने अगर किसी व्यक्ति की चर्चा हो तो केवल उनकी चर्चा हो, राहुल गांधी की चर्चा हो, और इसी को लेकर के वो हमेशा खबरों में आने के लिए अनाप शनाप बयान करते हैं। और मैं एक लाइन और कहूंगा कि उनका जो भारत जोड़ो का प्रोजेक्ट था, एक बड़ा ही एक तरह से असाध्य प्रोजेक्ट था, बड़ी मेहनत वाला प्रोजेक्ट था, लेकिन उसके जो उन्होंने मुद्दे चुने उनके वो क्लैरिटी और थॉट में कमी को दिखाता है। वह भारत जोड़ो के बहाने वो एक ऐसा मैसेज दे गए कि भारत के अल्पसंख्यकों के साथ बड़ा ही अत्याचार हो रहा है। तो यह उनकी सोच की मूर्खता थी। उन्हें यह सोचना चाहिए कि उन अल्पसंख्यकों के ही बहुत बड़े इदारे ने भारत का जो है सांप्रदायिक विभाजन कराया, भारत को 2 टुकड़े में बंटवाया, और उसके बाद उन्होंने अपने को रिफॉर्म से महफूज रखा। उन्होंने ब्लैकमेलिंग कर भारतीय संविधान में अपने लिए तमाम शरिया और मदरसों के लिए एक तरह से जगह माना, और कुल मिलाकर के वो एक अलग पहचान और एक अलग रवायत के साथ भारत के हिस्से बना रहना चाहते हैं, जो अपने कहीं भी धार्मिक रिफॉर्म के लिए तैयार नहीं होते, और कुल मिलाकर के इम्पीचमेंट की हमेशा आस लगाए रहते हैं, जो मेन स्ट्रीम में शामिल नहीं होना चाहते। राहुल गांधी ने उनको ध्यान के केंद्र में रखकर और उनको अपने सहानुभूति का पात्र बनाकर के एक बहुत बड़ी गलती की। कहीं ना कहीं राहुल गांधी की क्लैरिटी और थॉट में कहीं ना कहीं कमी है। उन्हें अगर सचमुच में भारतीय जनता पार्टी को हराना है, भारत देश का कल्याण करना है, 140 करोड़ लोगों के लिए काम करना है, तो उनको पूरे तौर पर एक तरह से जेनेटिक परिवर्तन करना होगा, पूरे डीएनए में परिवर्तन करना होगा। और ये कि सेकुलरिज्म को लेकर, डायनेस्टी पॉलिटिक्स को लेकर, गुड गवर्नेंस को लेकर, पॉपुलिज्म पॉलिटिक्स को लेकर, और कुल मिलाकर के भारत राष्ट्र राज्य के एक व्यापक एथोस को लेकर व्यवस्था परिवर्तन के तमाम सवालों को सामने लाना होगा। और वही कांग्रेस की नई यूएसपी बन सकती है, और उसी सवालों के सामने भारतीय जनता पार्टी और उनका नेतृत्व एक तरह से नेस्तनाबूद हो सकता है, एक्सपोज हो सकता है, और भारतीय जनता के जनमानस में वह एक नई जगह बनाने में कामयाब हो सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि एक तरफ राहुल गांधी को अपनी एक तरह से इमेज और अपनी स्पेस और अपनी जो है स्थिति बचाने का एक बहुत बड़ा उन पर जो है दबाव है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के साथ फिलहाल जो जितने कैडर जुड़े हुए हैं उस कैडर को वो बचाने के लिए बड़े ही शॉर्टकट तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बहरहाल कल की विजय ने तमाम विश्लेषकों को इस बात के लिए एक तरह से आभासित कर दिया है कि अगले लोकसभा के चुनाव में नरेंद्र मोदी का विजय रथ अब निर्बाध रूप से आगे बढ़ जाएगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि 2024 के मई आते आते भारतीय राजनीति की एक तरह से फिजा बदल सकती है, और नरेंद्र मोदी के विरोधियों के लिए मैं एक तरह से मैं ये एक सलाह देना चाहूंगा, उन्हें नरेंद्र मोदी के खिलाफ लोकतंत्र की हत्या या लोकतंत्र की हो रही अवमानना या लोकतंत्र का हो रहा क्षरण एक ऐसा मुद्दा है जो उन्हें भारतीय जनमानस में फिर से खड़ा होने की ताकत दे सकता है। दोस्तों, तो इसी नोट के साथ मैं अपनी यह बात समाप्त करता हूं। फिर किसी मुद्दे पर, फिर किसी सवाल पर पुनः बात होगी। इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, गुड बाय, शब बखैर।